हे वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बता दूं, आज हमारे साथ रैंकर कॉन्क्लेव में इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेक्टेड स्टूडेंट आए हुए हैं। मैं कुछ स्टूडेंट को साथ बुलाना चाहूँगा और वो आपको बताएंगे कि उनकी जो जर्नी रही है, जो इन्होंने आरआरबी जेई CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई किया, इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी उस एग्ज़ाम में, अपनी प्रिपरेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो और बता दूं आपको कि आपको यहाँ से मोटिवेशन मिलेगा इन दोनों से कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम कैसे निकाला जाता है। ईसी में जैसा कि आपको पता है, ईसी का जो पेपर रहा इस बार, एवरेज मार्क्स थोड़े से कम थे, लेकिन हमारे पास सेलेक्टेड स्टूडेंट है, उनके मार्क्स देखिएगा, उनके मार्क्स क्या हैं, वो आपको पूरी प्लानिंग बताएंगे कि कैसे आप आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो मेरे साथ दो स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो हमारे रॉन्किया कॉन्क्लेव में आए हुए हैं, तो मैं दोनों को बुलाना चाहूंगा, गौरव एंड अभिषेक, प्लीज कम। थैंक यू सर। ओके, सो सबसे पहले, हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। ओके, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पूछना चाहूंगा आपसे कि आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए। सर ऑनेस्टली तो मैं कोई यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करूँगी, मैं जो अपना मैं ऑन एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं क्या होता 17 का पास आउट हूँ। उसके हम्म, बाद मेरे को था कि यार आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब तो कुछ भी नहीं है, यूँ निकाल लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था। पहला बार दिया CGSSC मेरी जो शुरू हुई थी, CGL में उस समय मेरी हुई थी, जो भी तैयारी स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मेरे उसमें 74 मार्क्स थे। तब सोचता था यार इतना आसान में गवर्नमेंट जॉब का नहीं है सफ़र। फिर लगा कोई बात नहीं, कर लेंगे। करते करते सर मेरा पता ही नहीं चला कब निकल गया 3 साल, 2020 आ गया। फिर तो मैं थोड़ा सीरियस हुआ यार, अब तो मेरी एज भी आ रही है, अब प्रेशर का टाइम आ गया। फिर मैं दिमाग में CGL की तैयारी अच्छे से शुरू करता हूँ इस बार शुरू की। फिर मेरे सर अच्छे नंबर आ गए प्री में, मेरे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं सोचा यार प्री तो निकाल के मेंस भी निकाल ही लूँगा। जब मेंस दिया फिर उसमें बाहर हो गया। फिर अगला अटेम्प्ट CGL के चक्कर में दिया, बाहर हो गया। एक और अटेम्प्ट दिया 2022 का, भी बाहर हो गया। तब मुझे लगा अब मुझे कुछ साइड ऑप्शन जरूरी है प्लान मिलाने, क्योंकि मेरी एज भी हो रही है 28, मेरी एज अब हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है। तो फिर मेरे दिमाग में गेट की तैयारी शुरू करता हूँ। फिर मैंने गेट की सर मैंने थोड़ी तैयारी कोचिंग करी, यहीं से कोचिंग करी, मतलब सर जो आपको MADG की साइड से कोचिंग करी थी, एस अकेडमी में मैं लास्ट में क्रैश कोर्स ही ले गया। तो सर मेरे गेट में फर्स्ट ऑफ ऑल 38 मार्क्स आए थे। तो मैं बहुत खुश हुआ यार, सर टेक्निकल फील्ड में मेरे कुछ है, कैपेबिलिटी कर सकता हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ। फिर दिमाग में आरबी जेई की वैकेंसी आ गई सर, इसकी 2019 से वैकेंसी आई थी। तब तो मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होता, CBT 1 ही में से निकली थी, कोलकाता जोन था मेरा उस टाइम पे। 2019। हाँ, तो मेरा सर उसमें सिलेक्शन, मेरा CBT 1 ही नहीं निकला। तो मैं सोच ही लिया था अगर जेई में सिलेक्शन लेना है आपको, तो आपको CBT 1 में भी अच्छे नंबर चाहिए। इस बार मैंने सर जो मैंने तैयारी CGL की करी थी, उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरे CBT 1 में सर इस बार 76 के अराउंड मार्क्स है, तो मैं समझ गया मेरा सारा पोस्ट लगभग क्वालिफाई कर ही जाऊँगा। या मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा 76 मार्क्स CBT 1, हाँ जी सर। आउट ऑफ 100 76 मार्क काफ़ी अच्छा मार्क है हुँ। सिलेक्शन के लिए। और हमने देखा भी था, क्योंकि आरआरबी जेई CBT 1 में, क्योंकि जिन जिन बच्चों के मार्क्स मतलब 70 प्लस का जो है, मतलब काफ़ी अच्छा मार्क रहा है। हुँ, CBT 2 का मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं हुँ, 1 मिनट के लिए इनको हुँ। भी इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। प्लीज़। हुँ। सो आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए जी बच्चों को। सर, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो बीटेक है वो 2016 का था, और मैंने NSUT ईस्ट कैंपस से अपना बीटेक किया है। देन उसके बाद मैंने कुछ 2 साल जॉब भी करी है। देन उसके बाद मैंने 18 से 20 में अपना मास्टर्स इनरोल किया है फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड डिजिटल डिज़ाइन। बेसिकली मेरा पर्पस कुछ ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब का ऐसा नहीं था। मेरा था कि हाँ कि ठीक है, अपने कोर सेक्टर में काम करेंगे और अच्छा करेंगे। तो मीनवाइल जब मैं ड्यूरिंग 2018 से 2020 में जब मैं अपना एमटेक कर रहा था, तो मीनवाइल हमारे जो आपको जैसे एमटेक में क्या होता है बेसिकली कि आपको फर्स्ट ईयर तो आपका थियोरेटिकल होता है, और आपको नेक्स्ट ईयर जो होता है आपका टीए शिप होती है आपकी। तो बेसिकली तो मुझे थोड़ा सा उसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब टीचिंग के थ्रू एक पैशन सा आने लग गया था, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ डाउट्स पूछते थे और स्टूडेंट्स के डाउट मैं टैकल करता था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन हो गया था टुवर्ड्स टीचिंग की तरफ। तो फिर उसके बाद मैंने जो है 2020 हमारे कैंपस में ही प्लेसमेंट हो गए थे, तो गाइड ग्रुप इंस्टीट्यूशन से मुझे फर्स्ट ऑफ मुझे मैं क्योंकि मैं इंटरेस्ट भी मेरा और भी कंपनीज़ में हो गया था, बट मैं काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि मैं पैशनेट हो चुका था उस टाइम तक। तो मैं फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ थोड़ा सा घुस गया। फिर उसके बाद फिर मैंने 2020 क्योंकि उस समय कोविड एरा भी था, तो थोड़ा सा सारी चीज़ें थोड़ी सी डिले मोड में चल रही थी। तो 2021 में फाइनली मेरी ज्वाइनिंग आई। तो 2021 से मैंने काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया। देन 2021 से 2024 तक मैंने 24 तक कंटिन्यू किया। देन उसके बाद मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ड्यूरिंग टीचिंग ऐसा नहीं है सिर्फ आपको क्योंकि सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ में बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, पाइथन। तो इन सब में भी मुझे थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट आने लग गया था, तो मैंने इसमें भी थोड़ा अपना कंटिन्यू किया। मैंने कुछ कोर्स भी करे इसके अंदर, है ना, और इसके अंदर मैंने कोडिंग में भी काफ़ी हद तक मैंने अपना
जो है काफ़ी प्रैक्टिस में अपना हाथ लगाया। तो मुझे काफ़ी हद तक क्योंकि मुझे ये था कि स्टूडेंट्स के बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके लिए आपको वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा और आपको बेटर तरह से जिस तरह से स्टूडेंट सोचता है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको, वेदर इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग, वेदर इन टर्म्स ऑफ पाइथन, तो इन सब भी मेरा कोडिंग की तरफ भी, मेरा सीएस की तरफ कह सकते हो थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्लिनेशन भी बढ़ गया। तो फिर 2024 में फिर मैंने एबीएस इंजीनियरिंग का मुझे ऑफ़र आया, तो वहाँ से मैंने अपनी कोडिंग जर्नी शुरू करी। तो कोडिंग जर्नी के अराउंड मैंने मतलब थोड़ा सा वहाँ पे बेसिकली टेक्निकल ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। तो बेसिकली हमारा काम यही होता था कोड शेफ के अंदर और जो प्लेटफॉर्म लीड कोड प्लेटफॉर्म के अंदर बच्चों को जो कॉन्टेस्ट कराने हैं किस तरह से कराने हैं। तो मेन वाइल वहीं से फिर आरआरबी जेई की वैकेंसी भी उसी समय 2024 के अराउंड शुरू हुई आनी। तो मैंने देखा इसमें क्यों ना, क्योंकि इसमें मेरा दोनों तब तक मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट और जो मेरा कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। तो मुझे लगा कि अब ये बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके अंदर जो मेरे कोर तरह के सिलेबस जो कोर डोमेन है साथ साथ जो कंप्यूटर साइंस का डोमेन है वो दोनों ही आपस में क्लिक हो रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मीनवाइल उसी के दौरान मुझे टेक्स्ट बुक का भी पता लगा। टेक्स्ट बुक के अंदर जो मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह और जो सर के कोर्स थे उसके अंदर मैंने, क्योंकि मैंने था कि जो आप पुराना जितना भी पढ़ चुके हो उसको एक बार ब्रश अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है। है। क्योंकि ब्रश अप जब तक नहीं करोगे तो आपको आप सब चीज़ें भूल जाओगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा पढ़ा अच्छा, हो, मैं एक चाहे बात आपने पूछना गेट। चाहूंगा हाँ कि जी, आप लोगों की ब्रांच दोनों की कौन-कौन सी थी? आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईसी कम्युनिकेशन। और मेरा आपकी सेम है बीईसी? सर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। अच्छा, तो जैसे कि आप बच्चों को पता है सीबीडी 2 में टेक्निकल 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स में यदि आपको सब्जेक्ट का आइडिया होगा तो सब्जेक्ट आपके दोनों चीज़ के होते हैं, ईसी के भी होते हैं, सीएस के भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से इनके साथ पॉजिटिव पॉइंट दोनों है, क्योंकि ये खुद कोडिंग बहुत ट्रेनिंग देते हैं। तो मतलब समझो कि जो ईसी के बच्चे मैं पढ़ाता था तो मेरे को पता है कि वहाँ पे कोडिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी बच्चों को, क्योंकि वो बच्चा ईसी का स्टूडेंट है तो ईसी के सब्जेक्ट अच्छे हैं उसके, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होता था उसके सीएस के अच्छे होते थे बट ईसी के अच्छे नहीं होते थे। बट मेरे हिसाब से दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट कि दोनों चीज़ अच्छे हैं। और ये चीज़ मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा, दोनों चीज़, जैसे एक स्टूडेंट है वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे दोनों चीज़ अच्छे थे और मैंने किया है ओवर द टाइम। सेम आप लोगों को बोलूंगा कि आप भी ओवर द टाइम ये कर सकते हो। लेकिन अब मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा, सीबीटी 1 में जैसे मार्क्स इन्होंने बताया कि आपका 74 थे, नहीं सर, 76 के अराउंड 76, थे। और आपके कितने थे सीबीटी 1 में? मेरे 72.33 मार्क्स थे। 70.33। तो पहला स्टेज होता है सीबीटी 1। यदि आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आपका पहला तो रेस से पूरा आउट हो आप। जैसे कि इन्होंने बताया आपका सेकंड अटेम्प्ट था ये। हाँ जी सर, सेकंड अटेम्प्ट सर मैं 2019 का दिया था। मैंने बहुत हल्के में लिया सीबीटी 1 के, यार इसमें हाँ, कुछ एप्टीट्यूड आएगा तो निकाल लूंगा। जब मैंने कट ऑफ देखा 70 के अराउंड तब भी थी, तब मेरा नहीं हुआ था। चलो। तो फिर जो मैंने सर तैयारी करी सीजीएल की, तो मुझे फायदा थोड़ा सा मिला, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग नॉन सीजीएल टेक। से तो आपका नॉन टेक बहुत हाँ, अच्छा मेरा हो भी गया अच्छा होगा। स्ट्रॉन्ग हो चुका तो था नॉन टेक बेसिक। अच्छा हो गया होगा तो ये अच्छा है। हाँ लेकिन जी ये सर। मैं आपको बोलूंगा जो बच्चे आरआरबी जेई को प्लान कर रहे हैं अभी, माय फ्रेंड, की तैयारी ऐसे नहीं कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तभी से तैयारी करोगे। आपका बैकग्राउंड भी देखा जाता है कि आप बैकग्राउंड में क्या पढ़ के आए हो। ऐसा नहीं कि आप बीटेक करे हुए हो तो आप कुछ नहीं जानते हो, आप बहुत कुछ जानते हो बीटेक करे हुए हो। चाहे आप ईसी से बीटेक करे हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक करे हो। अब बात ये आती है कि सर सीबीटी 1 मेरा क्वालिफाई हो गया, स्टूडेंट हमसे यही पूछता है कि सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद सीबीटी 2 इज अ मेन एग्जाम। और इस बार हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एवरेज मार्क्स सर तो हमारे तभी ज्यादा है सर एवरेज से, हमारे में सर 67 ही एवरेज गए थे हमारे टाइम, तो जो मैंने इसी चेक में किया था। एवरेज मार्क्स नहीं कम सर, गया जनरल था। कैटेगरी के अंदर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा ईसी का एवरेज था वो 63 पॉइंट समथिंग था। हाँ, तो ऐसे को आसपास था। और हाँ। यदि हम बात करें कॉमन वैकेंसी की, कि कुछ वैकेंसी जहाँ कॉमन मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, सिविल के स्टूडेंट हैं, वहां पर बाजी, मतलब वो जो 3 ब्रांच है वहां पर बाजी वो बच्चे मार गए बिकॉज ऑफ एवरेज स्कोर कम रहा ईसी का। तो शिफ्ट 1, क्योंकि अभी शिफ्ट 2 का रिजल्ट आना बाकी है, शिफ्ट 1 का भी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन तब भी मैं इनसे बोलूंगा क्योंकि ये शिफ्ट 1 के दोनों स्टूडेंट हैं और शिफ्ट 1 में क्वालिफाई करके चुके हैं। एक बार अपना सीबीटी 2 में मार्क्स बता दीजिए। सर सीबीटी 2 मेरे सर 100.78 के अराउंड थे। मेरा जो हुआ है तो फाइनल स्कोर जो हुआ था, प्रोटेड स्कोर जो बोलते हैं, प्रोटेड करके एक आता है ना स्कोर, 100.78 था एग्जैक्टली याद है मेरे लाइक को। रॉ मार्क या? नहीं सर, जो सर उसमें मेरे हमारे में क्या होता है, 7 क्वेश्चन को किया गया था इग्नोर, कैंसल्ड किया गया था। ओके, तो ओके, पहले सर 100 से फिर 95 के फिर उसको 100 किया गया। पता नहीं इनका क्या सर ठीक है, लॉजिक है। मार्क टू ऑल। हाँ। ओके, आपका कितना था? मेरे 99.66 मार्क्स थे, बट मुझे लगा था कि इनिशियली जो मेरे मार्क्स बन रहे थे वो 98 बन रहे थे, बट मुझे लगा था कि ये अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि जो मेरे 4 क्वेश्चन गलत थे वो मेरे सही हो जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लस मेरे मार्क्स बन जाएंगे। बट क्योंकि सर इस तरह से हुआ इस बार शिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कि काफ़ी क्वेश्चंस को, जो सही क्वेश्चंस भी थे मे बी शायद उसको भी ड्रॉप कर दिया है, या किस तरह से भी इनका एवरेज निकाला है, आई डोंट नो। शिफ्ट वाइज एवरेज मे भी इनका कुछ लिया चीज़ों का है तो रिसर्च हम अभी भी करते रिसर्च हैं। तो सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसी का पेपर टफ था, नो डाउट है। और एज कम्पेयर टू मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, इसी के अंदर स्कोर करना कंपैरेटिवली इसी बहुत ज़्यादा मैकेनिकल टफ में था। मैकेनिकल में एवरेज काफी अच्छा गया है। ये सर हाँ जी मैकेनिकल सर। सबसे मैकेनिकल में मैकेनिकल काफी बच्चे बाजी मार के गए, मैकेनिकल हाँ में एवरेज काफी अच्छा गया इस बार।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम किसी को कुछ नहीं पता कुछ क्या नहीं होने वाला पता है, है, करेक्ट। क्योंकि और अच्छा मैं एक बस बात पूछना हाँ चाहूंगा, सर आप आपसे पूछना चाहूंगा हाँ जी क्योंकि सर इनका तो सीएस वाला चीज अच्छा है हाँ काफी, ये हाँ तो जी खुद सर आपने इनको बैकग्राउंड बताया। हम्म आप मेरे को बताइए, आप ईसी के हो तो हाँ जी आपने सर सीएस को कैसे सर प्रिपेयर मैं किया? ऑनेस्टली बताऊं मैंने सर गेट 2022 वाला मैंने सीएस ब्रांच से दिया था उस टाइम टू बी वेरी ऑन क्योंकि उस समय मुझे लोगों ने बोला सीएस में बहुत स्कोप है हम्म ईसी में इतना स्कोप नहीं होगा वीएलएसआई के अलावा कुछ नहीं है हम्म तो मैंने कंप्यूटर साइंस में थोड़ी उस समय सर दिमाग में तैयारी करी तो थोड़ा मुझे फायदा मिला उसका ऑब्जेक्टिव कहाँ बेसिक से लगाए थे आपने? सर ऑब्जेक्टिव आईएएस के तो बुक आते हैं प्रीवियस ईयर वो मेरे पास वो पड़ी आपने थी पुराना होगा। मैंने सर उसी को लगाता चला गया और ऑनेस्टली बताऊं और अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है अगर थोड़ा भी टेक्निकल के टच में हो आप निकाल ले जाओगे मेन सीबीटी वन पे थोड़ा अब जो जाएगा ना कट ऑफ हाई जाने वाली है क्योंकि सर ओके, सीबीटी वन में आज के जमाने में सर हर किसी के नंबर 70+ ले आते हैं अच्छे बच्चे क्योंकि नॉन टेक की क्योंकि तैयारी सर बच्चा क्योंकि मोस्टली आज के जब हाँ काफी बच्चे नॉन टेक की सब प्रिपरेशन तैयारी कर करते रहे हैं, हो इसलिए आप कह रहे हो कि हम्म ये वाला है। और अगर आप सीबीटी वन में 75 मतलब अगर आप प्लस आ जाते हैं तभी मैं एक बात बोलना चाहूँ, हम्म गेट का लेवल इज वेरी वेरी हाई, हम्म लेकिन आरएबीजे लेवल इज लो लेवल है, हाँ सर एक और मतलब बात है सर कंपेरेटिव। मैं तो इस बार सर एक जो बुक आती है वाईसीटी की लोगों ने मुझे बोला था हाँ प्रीवियस से हाँ लगा लो टू बी वेरी ऑनेस्ट झूठ नहीं बोलूंगा हम्म मैंने एक क्वेश्चन लगाया नहीं मेरे दिमाग में डर था अगर क्वेश्चन उसमें जब फंसा मैंने तो बुक लगाया क्योंकि मेरे पास सर उस समय था नहीं मैंने सीजीएल का मेंस उस समय जनवरी में दिया था सीजीएल मेंस हम्म उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल था 3 महीने मेरे पास थे अब मेरे को प्रेशर था यार बुक मैंने वो लगा प्रीवियस ईयर या पूरा अपना जो भी मेरे को आता कंसेप्ट बनाओ मैंने सोच लिया कंसेप्ट मतलब जो भी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ हम्म एमसीक्यू तो बन जाना चाहिए तो मैंने क्या कि बेसिक जो भी मैंने तो पूरा उसको ग्रिप में किया हम्म फिर उसके अलावा इस बार जो पेपर था थोड़ा टफ लेवल आया था मुझे बहुत फायदा मिला अगर प्रीवियस ईयर आता मैं साफ बोलता मेरा सिलेक्शन नहीं होता हाँ, क्योंकि वो मैंने उससे बच्चे और क्वेश्चन भी लगाया नहीं मैंने मतलब सर और बच्चों के लिए हाँ फायदा, मतलब बस मैंने थोड़ा सर बहुत पेपर टफ आया हाँ इसलिए इससे आपने मेरे बाजी को मारी फायदा थी। मिला सर क्योंकि हाँ सर मैंने अपना बेस सर तो होता है ना सर बेसिक ग्राउंड हम्म बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी गेट की कोचिंग करी थी बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका था तो इससे हाँ, मुझे ये अच्छा फायदा है, ये मिला अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। हम्म लेकिन मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि भाई आप हम्म लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम्म आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ऐसे नहीं कि बीटेक में आपको कुछ नहीं आता, बीटेक में आप बहुत कुछ पढ़ के आते हो, जी। लेकिन यहाँ पे आपको एक यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन दी जाती है कि ये डायरेक्शन है। और मैं टेस्ट सीरीज की बात पूछना चाहूंगा कि भाई टेस्ट सीरीज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हम्म यदि मैं टेस्ट सीरीज की बात करता हूँ तो जैसे आरआरबी के जो हाँ जी टेस्ट सर होते हैं, तो आप लोग कैसे कैसे टेस्ट लगा देते हैं, लाइक सब्जेक्ट वाइज फुल कब सर लगाना स्टार्ट मैं किया? बताना चाहता हूँ सर, एक तो टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज़ है वो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ है, मैं उसको एक एक्सीलेंस बियॉन्ड एक्सीलेंस बोलना चाहूँगा क्योंकि टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज़ है उसने मुझे टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। उसने आपके पास उसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट वाइज होते हैं, कंसेप्चुअल थे सर, और इंपॉर्टेंट PYQs के अलग से उसने बना रखे थे। स्पेशली आपको हर एक पॉइंट पे वो ट्रिगर करता है, हर एक पॉइंट से आपके पास। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा सर, जो एक्चुअली जो हमारे शिफ्ट वन में जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आए थे वो एक्चुअली टेस्ट सीरीज से सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए वो थे। रहता है। तो उससे सर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है ना, और काफ़ी हद तक इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मतलब कोई भी टेस्ट किसी भी ब्रांच के अंदर आप में क्या है कि मैक्सिमम आप टेस्ट को लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे तो इवेंचुअली आप इंप्रूव होते चले जाएंगे क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है। इनफैक्ट आपके जो कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपने टच ऑन नहीं किया होता कभी कभी, वो भी आपके रिवीजन होते रहते हैं, उसके प्रॉपर रिवीजन होता रहता है। तो नो डाउट की टेस्ट सीरीज तो वेरी वेरी मैं इसको काफ़ी हद तक परफेक्ट कहूंगा कि काफ़ी हद तक जो है इसकी ये टेस्ट अच्छा सीरीज टेस्ट बहुत सीरीज का एक गुड पॉइंट मैं बताता हूँ कि यदि आपका सिलेबस जैसे चलता है, जैसे कंप्लीट मैं 2-3 टाइप के टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए, कुछ आपके फुल लेंथ टेस्ट हो गए, और मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट भी हाँ जी होते हैं, सर मेरे को जो पता मल्टीपल है, सब्जेक्ट्स है ना? डिफरेंट सब्जेक्ट लगते हैं तो जैसे आपका जैसे जैसे चीज जैसे कोई भी टेक्स्ट बुक का स्टूडेंट होगा तो जैसे जैसे आपका चलता जा रहा है, ठीक है, तो जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करो, क्योंकि फुल टेस्ट जहां तक मैं समझता हूँ 80% सिलेबस से पहले शायद नहीं देना नहीं चाहिए, सर कोई फायदा 70-80% उसका सिलेबस, जैसे फिर आपके मार्क्स क्योंकि फिर आप आएंगे मार्क्स नहीं कम फिर आएंगे, आप फिर मार्क्स आप कम वो होंगे। डिमोटिवेट होगे। ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस कम होता तो है आई थिंक आप लोगों ने भी फुल टेस्ट हाँ जी दिए सर होंगे, मैंने कितने सर दिए होंगे अप्रैल फुल में टेस्ट शुरू किया मैंने ऑलमोस्ट आखिरी के 15 दिन सिर्फ टेस्ट लगाए थे लास्ट 15 हाँ डेज? तो आपने फुल टेस्ट कितने दिए होंगे? सर टू बी ऑनेस्ट सर मैंने जब तैयारी सर मेरे पास था फरवरी मार्च अप्रैल का मैंने सोच रखा था फरवरी मार्च से पूरा बेसिक पैसा ग्रिप बना लो कि ठीक है। फिर मैंने सोचा जब आया मतलब आज मेरा 3 अप्रैल का दिन था तब मेरे दिमाग में था अब तो एग्जाम डेट आएगा टेस्ट देना पड़ता है। पहला टेस्ट मैंने दिया था PYQ जो आपके होते हैं ना टेस्ट सीरीज के, हाँ, तो ये तो मैं सर एग्री करता हूँ RABJP भाई ये की। सर एग्री करता हूँ आप लोग टेक्स्ट बुक से बेस्ट टेस्ट सीरीज कोई नहीं है पूरे मार्केट से, आप सीजीएल करो चाहे RABJ, इस पे मैं एग्री करता हूँ क्योंकि सर मैं खुद ही आप ही लोग को टेस्ट सीरीज देता नंबर हूँ ऑफ हर चीज़ में। स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है उसमें इसमें, सर उसमें आपको कंपटीशन का रैंकिंग पूरा आइडिया और लग जाता है, रैंकिंग भी अच्छी पूरा आती सर है, क्योंकि रैंकिंग सर नंबर ऑफ हाँ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है और रैंकिंग अच्छी ये आती सर है। इसमें कोई डिनाई नहीं, आप चाहे कहीं से पढ़ो मैं नहीं बोल टेक्स्ट बुक से पढ़ो, पर अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो इनकी लो क्योंकि इनमें कंपटीशन का आइडिया लगेगा पूरा आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सर है। जब 3 अप्रैल आया था मैंने पहला टेस्ट सीरीज दिया था, मैंने बोला नहीं मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि नंबर आएंगे, तो मैंने पहले PYQ दिया, तब मेरे 87-88 के अराउंड था, मुझे लगा था यार
शायद निकल जाएगा। फिर मैंने आपका टेस्ट सीरीज दिया, तो मैंने सर आपका टेस्ट फिर एक लेवल हाई होता है, पर वो सर वो हाई का फ़ायदा मिला। सर अगर पेपर हार्ड आता है ना तो बहुत फ़ायदा मिलेगा टेस्ट सीरीज, वो मुझे ओके। फ़ायदा किया। सर मेरे नंबर ज़्यादा, मेरे नंबर 72 आए फुल थे उस टेस्ट टाइम कितने पे। लगाए होंगे सर आपने? मैंने 14 लगाया, 14। 14 हाँ। कितने थे टोटल? सर वो मैं सच बताऊँ, मैंने काउंट ही नहीं, क्योंकि सर काउंट नहीं वो किया, लेकिन सर 14 टेस्ट सर लगाए सर हाँ, क्योंकि सर मैंने डेली देखा बेस का सर। एक। नहीं सर, मैं ऑल्टरनेट दे रहा था सर, 3, 5 फिर कभी 7 ऐसे करके दे रहा था ऑल्टरनेट, मतलब सर ओके। टेक्स्ट बुक से ज़्यादा ज़रूरी है सर, आपको एनालिसिस ज़रूरी है सर। जो भी आपसे मिस्टेक हो रही है उसको एनालाइज करो या पहले। ये इज वेरी ये वेरी इंपॉर्टेंट आप टेस्ट चाहे सीरीज। 100 मॉक टेस्ट दे दो, आपका सिलेक्शन तभी नहीं, एनालिसिस नहीं करोगे। तो एक मेरा दोस्त था, उसने बोला उसने 50 मॉक दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सिर्फ 14 दिए, सिलेक्शन हो वही गया। चीज मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, क्योंकि अभी कुछ एग्जाम भी चल रहे हैं अभी हमारे, लेकिन बच्चों को यही बोलता हूँ, टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि आप सुबह टेस्ट दे रहे हो, रात को टेस्ट दे रहे हो, फिर नेक्स्ट डे टेस्ट दे रहे हो, ये मतलब नहीं टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि आपने जब टेस्ट दिया, आपका मान के चलो 3 घंटे कोई पेपर है, तो उसके बाद आपको 3 घंटे या 2-2.5 घंटे आपको उसको एनालाइज करने में लगेगा। बिल्कुल। मान के चलो आपके 150 में मार्क आ रहे हैं, 100 मार्क आ रहा है, 50 मार्क आपका गया। तो जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए, आप देखो वो गलत क्यों हुए, वो टॉपिक में क्या प्रॉब्लम थी आपकी। और सर उसमें सर मेन चीज़ क्या होता है, जो एक क्वेश्चन है जो आपको आते हुए गलती करते हो, आपका सबसे पहला ब्लंडर उसी में होगा, उसको ढंग से एनालिसिस करना। जैसे कुछ क्वेश्चन पता है आपको सही कर सकता, तो फिर भी गलत किया, पहले उसको एनालिसिस करो, क्योंकि जो आपको नहीं आता बिल्कुल, वो तो एग्जाम में ऐसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता। पर जो आपको मिस्टेक हो रही है ना, जैसे बेसिक क्वेश्चन पता था कोई, इसका ये आंसर है, आपने फिर भी ये टिक कर दिया हड़बड़ी में, उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ये वरना कोई आपका ये फायदा नहीं। पहला जॉब है वैसे? सर इसके पहले सर मेरा एसएससी में और टेक्नीशियन, मेरा सिलेबस मेरा मेरा हो चुका है सिलेक्शन, पर सर मैं डीवी के लिए गया टेक्नीशियन, नहीं। टेक्नीशियन सर कितना? टेक्नीशियन ग्रेड ग्रेड 1? 3, ग्रेड हाँ 3? ग्रेड 3 में। सर ग्रेड 1 में सर मेरा सर 0.74 से नहीं हुआ, तो भी वेरी सिग्नल वेरी, ग्रेड 1? हाँ उसमें मेरा ओके। नहीं हुआ था, मेरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हो गया। यार तो अभी जेई लेकिन ज्यादा हाँ, बेटर तो है, ऑब्वियस सर इसी को ज्वाइन ऑब्वियस करो। बेटर अब है क्यों अभी किसी के से। सर मतलब सर जाऊँ सीट खाऊं, किसी के फालतू में डीवी देने जाओ मेडिकल, नहीं तो नहीं, क्या वो फायदा, इसलिए मैंने वेस्ट पहले ही ऑफ सोच सीट, लिया था। वेस्ट ऑफ तो सीट। मैं किसी का सीट वेस्ट, सर मेरा ये मेरे को एलपी अच्छा सीडी लगा, 2 नहीं भी तो था। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मल्टीपल अरे सीट्स सर लेते किसको हैं दिखाना है और सर, आपको मिली है मुश्किल से एक लाइफ मिली, किसको क्या दिखाना है। सर एलपी सीडी 2 भी सर मैंने इसलिए स्किप किया था, मेरे को पता चल गया था मेरा जेई में हो ही गया है, तो मैंने स्किप कर दिया था एलपी सीडी 2 उस टाइम पे। याद है। हम्म, मेरे को एक चीज अच्छी लगी इन दोनों की, मेरे को इनकी भी एक चीज बहुत बड़ी लगी कि तुम 2018 के पास बताया था हाँ जी आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ 2018 सर से 17-18 बैच का हूँ मैं, हाँ 17-18 18 बैच रिजल्ट के, आया था। अब जाके मतलब इतना स्ट्रगल करके अब जाके जॉब ले रहे जॉब हैं। मिली। इज अ वेरी वेरी टफ ड्यूरेशन, बिकॉज मुझे पता है कि अप्स डाउन आते हैं, हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा। गवर्नमेंट जॉब का डिमोटिवेट, गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत डेडिकेशन, हम्म। कोई सीखे तो इनसे सीखे। आपका तो जर्नी आपने बता दिया मेरे हाँ को, सर, आपने बेसिकली जॉब मैं भी इसमें किया एक है। हाँ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि सर जैसा कि ईसी के अंदर हम देखा जाए तो कंपैरेटिवली कम गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मैकेनिकल सेक्टर। एंड सिविल। तो सर इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अपने साथ एक प्लान भी जरूर रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कहीं लेट से आपने 1 साल डेडिकेटली ट्राई किया, 2 साल ट्राई किया, आपको नहीं हो रहा, तो साइड वाइज आपको कुछ ना कुछ जॉब ले लीजिए, उसके साथ साथ आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आपका गैप जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो फिर आपको खुद से डिमोटिवेशन होना शुरू हो जाएगा। तो बेटर है कि आप एक कहीं जॉब पकड़ लो, उसमें आप अपना 100% दो, और साथ साथ जो भी आपको टाइम मिले और जो टाइम बचे आपका घर आके, उसको आप बेटर फॉर्म में यूटिलाइज कर सको। हमने आज ये भी तो देखा, और आर्मी कॉन्क्लेव में काफी स्टूडेंट जॉब के साथ जॉब तैयारी के साथ करके उन्होंने निकाला है, तो निकाला ये है। मतलब मोटिवेशन की बात है। जो जॉब हमारा, जो जॉब वाला एस्पिरेंट है, जॉब के साथ भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते और हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है एक ये, इन्होंने जॉब के साथ ही निकाला ये एग्जाम। तो मतलब ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए, स्टूडेंट जो आरआरबी जेई की तैयारी करेंगे आगे, वो लोग थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन रखें विद जॉब, एक ये भी डेडिकेशन, मतलब दोनों दोनों कॉम्बिनेशन आप देखिए कि मतलब, लेकिन आपको प्रिपरेशन की एक बूस्ट मतलब होना चाहिए कि भाई मेरे को कि निकालना है। निकालना ही है, जब ये तक होना आपके चाहिए। अंदर ये नहीं आएगा निकालना है, तब तक नहीं होगा। तो करेक्ट। आपको ये निकालने वाला चीज़ होना चाहिए। अब आप कुछ बोलना चाहोगे लास्ट में कुछ स्टूडेंटों को, तो बोल सकते हो, जो हमारे स्टूडेंट आएंगे इन फ्यूचर। बस यही बोलूँगा, अगर आप आरआरबी को टारगेट कर रहे हो, बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करना, कंसेप्चुअली मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाना, क्योंकि कुछ जरूरी नहीं जैसे अभी पेपर हार्ड है, हो सकता है अगले पेपर इजी आ जाए, क्या पता। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, पेपर कैसा भी आ जाए आपका सिलेक्शन होगा, चाहे आपको अच्छी पोस्ट मिले ना मिले, वो तो आपका लक बताएगा, पर सिलेक्शन जरूर होगा। और मैं ये बोलूँगा टेस्ट सीरीज तो जरूर लगाना। अब मैं ये बोल रहा हूँ 100 मत लगाना टेस्ट सीरीज, 20 टेस्ट सीरीज भी अगर सही से लगा लो, एनालिसिस कर लोगे, सिलेक्शन पक्का है। पर उसको ढंग से एनालिसिस करना, अगर 1 घंटे का टेस्ट सीरीज है, 3 घंटे एनालिसिस में जाने चाहिए, पूरा मतलब डीप में नॉलेज होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, तो कुछ फायदा है। वरना 100 टेस्ट सीरीज लगा लो, सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा, रियलिटी है। सुन के बुरा लग सकता है, रियलिटी है। पर ये मैं एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप, हो सकता है कभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है कि आपको डीमोटिवेशन आ रहा हो सब्जेक्ट का लेंथ देखकर, सब्जेक्ट को देखकर कि ये डिफिकल्ट है, ये नहीं हो पाएगा। बट उसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपना ना एक कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखना।
हो सकता है कुछ पार्ट डिफिकल्ट हो, कुछ पार्ट इजी भी आएगा। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, कंसिस्टेंसी और अपना जो है अपना मोटिवेशन बनाए रखना है, ठीक है। और अपने साथ साथ जो जैसे जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते जाओ, जो भी आप रिवीजन उसका एक क्विक रिवीजन लेके शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहो, और साथ साथ फिर उसके टेस्ट देना भी शुरू करो। ये नहीं कि मैं पूरा का पूरा खत्म करूंगा फिर मैं टेस्ट दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन क्योंकि आपको हर बार पता लगना चाहिए कि आपके पास जितना आप पढ़ पा रहे हो क्या उसको रिकॉल कर पा रहे हो आप, क्या उसको विद इन टाइम के अंदर आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। शॉर्ट नोट बाकी से एक लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स का आप दोनों शॉर्ट नोट्स बनाए थे? सर ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो था। आपने मैंने सर कुछ जो मेरे से मिस्टेक होती थी उसी को मैं एक बार दिमाग में रखा था कि इस सब्जेक्ट में यहाँ दिक्कत आ रही है, उसको दोबारा पढ़ लेता था कहीं से जो मेरे पास मतलब सर नोट्स ओके ओके एकेडमी का नोट्स है उस टाइम पे मेरे ठीक है। पास। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे मेरे को लग रहा है शॉर्ट आपको, नोट्स सर बहुत 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 हेल्प क्योंकि करते हैं मैं कि अपने टाइम बेसिकली में बनाता था। हाँ शॉर्ट नोट्स तो सर वेरी वेरी मैं नेसेसरी, अपने क्योंकि टाइम में जॉब के बनाता साथ, क्योंकि लास्ट में आपको था। अगर रिवीजन करना हो तो पूरा आप पूरा लेके नहीं बैठेंगे, आपको बस एक हाँ आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए जिसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट पूरा 1-2 पेज के अंदर कवर हो जाना चाहिए। और आप किस तरह से उसको लिखते हैं ये आपके मतलब वो ऐसा नहीं आएगा एक बारी में आ जाएगा, 1-2 बारी आप जैसे पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते हैं उसके बाद आपको जब टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया। तो उसको कहीं से भी मार्क डाउन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं मार्कर के थ्रू, और जैसा भी आपको लगे, जैसा भी आपको बेस्ट सूटेबल मेथड लगे, आपको विद इन 1 to 2 पेजेस के अंदर उसको कंप्लीट कर लेना होगा। तो ताकि ये आपको अल्टीमेटली बाद में भी हेल्प करेगा जब आप पूरा का जब आपका टेस्ट थोड़ा सा नजदीक आने लग जाएगा, थोड़ा सा एग्जाम आने लग जाएगा नजदीक, तो आपको क्विक रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट ये है। एकदम रिकॉल करने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। चलो ये अच्छा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इन दोनों को जर्नी। और थैंक यू गौरव एंड अभिषेक थैंक अपनी यू जर्नी सर। को बताने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। सर थैंक यू सर, आपने हमें तो अपॉर्चुनिटी दी है। हम्म, थैंक यू ठीक सर। है स्टूडेंट्स, सो ऐसे ही हम आपके लिए लेक्चर लाते रहेंगे। सो ये दो स्टूडेंट थे जो मैं आपको मिलवाना चाहता था। सो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।